अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान सरदार नबीला इरशाद साहबा मौजूद हैं। पेशे के एतबार से कानूनदान और सियासी एतबार से जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन भी हैं। रवला कोर्ट से इनका ताल्लुक है, रवला कोर्ट आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है और असादात से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहैसियत सीनियर वकील, खातून वकील औरतों के हकूक़ की जंग भी लड़ रही है। आए इनसे बहैसियत कानूनदान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस कश्मीर इश्यूज़ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम नबीला। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नबीला शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि जब से मोदी सरकार आई है मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर मजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और इसके अलावा कभी वो मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत के ख़त्मा और कभी शहरी कानून को बदलने में कोशा हैं। इस इक़दाम की पाकिस्तान समेत सारी दुनिया नफ़ी भी कर रही है। आप क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपका कहना है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कश्मीरी हैं वो कई दहाइयों से 7 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा है जो कि इस जबर का मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो या चाहे वो कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का वहाँ पे हुक्मरानी हो। कश्मीरी जो है हिंदुस्तानी फौज के सामने निहत्ते कश्मीरी 72 सालों से ये जंग लड़ रहे हैं। और कुछ लोगों को मोदी सरकार से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उन्होंने एक लॉलीपॉप के तौर के ऊपर उन्हें कोई एक स्टेटस कहा कि आपका स्पेशल स्टेटस है, और वो उस बहकावे में आ गए और आज उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि हमारे साथ धोखा हुआ। जैसे इसका इजहार फारूक अब्दुल्ला बड़ा खुले लफ्ज़ों में कर चुके हैं। मुफ्ती सईद की साहबजादी जो हैं महबूबा मुफ्ती इसका इजहार कर चुकी हैं, और दीगर जो भी इंडियन सेंट्रिक अप्रोच रखने वाली सियासी जमातें थी वो सब की सब इस चीज़ को एडमिट कर चुकी हैं कि ये उनसे धोखा हुआ और ये एक ऐसा एक शराब के पीछे हमें लगाया गया। और लेकिन कश्मीरियों का और हमारा जो एक आम कश्मीरी है उसकी एक ही डिमांड थी जो कि उसका बर्थ राइट था, राइट टू चॉइस था। वो ये कहता था कि मुझे मेरी इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए, मुझे अपने इजहार राय का हक दिया जाए। तो ये हमारी पहले दिन से डिमांड रही और आज भी हमारी यही डिमांड है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक कि ये आखिरी कश्मीरी की डिमांड पूरी नहीं हो जाती ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा, 1947 से लेकर आज तक ये कश्मीर इशू अभी तक हल नहीं हुआ, तो भारत चूँकि ये इशू खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत क्यों नहीं दिया जा रहा कश्मीरियों को? इसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ये हिंदुस्तान के बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में ये वादा कर चुके हैं कश्मीरियों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, जिससे कि आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जो कि बिल्कुल इसमें हिंदुस्तान की बदनीयती शामिल है, हिंदुस्तान की जो है एक जबरी तसल्लुत है,
وہ قائم رکھنے کے لیے ہندوستان اپنے اس جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے جانے والے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا، کشمیریوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ممبران وہ ممالک ہیں جو کہ سویلائزڈ ہوں، جو سول رائٹس کے اوپر یقین رکھتے ہوں، جو ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر یقین رکھتے ہوں. لیکن ایک ایسا ملک جس کا کہ نہ تو سول رائٹس کے ساتھ کوئی تعلق نظر آتا ہے عملی طور کے اوپر، اور نہ ہی ڈیموکریٹک پروسیس کا کوئی ایک عملی جامہ وہاں پہ بہتر طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک دہشت گرد ملک کے طور کے اوپر ہندوستان کشمیریوں کے اوپر اپنی دہشت اور بربریت جاری رکھے ہوئے ہے. اس لیے جو یونائٹڈ نیشن ہے ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور ہندوستان کو کسی بھی طرح کے ہندوستان کے ایسے مہذب فورم کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اگر ہندوستان اپنی کمٹمنٹس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ فلفل نہیں کر پاتا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہندوستان کے ساتھ سوشلی بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا نبیلہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ ایز اے قانون دان بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں، تو آزاد کشمیر کے آئین 1974 ایف کہ پاکستان کے آئین کے تناظر میں جو ہے نا، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں، اور ریاست جموں کشمیر چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن ود ان دس ایمبٹ جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے زور بازو کے اوپر لڑ کے آزاد کروایا اور وہاں پہ ایک اپنی حکومت قائم کی. اور پاکستان کے آرٹیکل 257 کے مطابق یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے، اور جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہاں پہ یہ نظام قائم رہے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی اقوام متحدہ کی طرف سے دی گئی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھاتا رہے گا. جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 28 سال سے کوئی بلدیاتی سسٹم نہیں ہوا، کوئی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ غیر سنجیدہ سیاسی لیڈرشپ ہے، اور جن کا جو یہ نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ان کا کیا کام بنتا ہے، وہ اپنا وہ کام نہیں کر رہے، بلکہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کو ایک بلدیاتی ادارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے لیے ہم ہر جگہ پہ ہر فورم کے اوپر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے اندر کسی بھی نظام، جمہوری نظام کو کے اندر اس کی تکمیل جو ہے وہ نہیں ممکن ہو سکتی جب تک کہ یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کو مضبوط نہ کیا جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے، بلدیاتی ادارے قائم نہ کیے جائیں، گراس روٹ لیول کے اوپر اگر وہ جو اقتدار ہے اس کی منتقلی نہ کی جائے، لوگوں کو اس کے اندر اقتدار کے اندر شمولیت نہ دی جائے، تو اس وقت تک یہ اس کا ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے وہ بھی نامکمل ہے، اور ایک جمہوری جو نظام ہے وہ بالکل نامکمل رہتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، سنجیدہ اپروچ کی ضرورت ہے، اور بلدیاتی نظام کو بحال کر کے لوگوں کو گراس روٹ لیول کے اوپر ان کو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا احساس ہو اور وہ سٹیک ہولڈر بنے اور سوسائٹی میں بہتری لائی جا سکے اور لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر آنے والے نمائندے اپنا کام کر سکیں. اچھا، موجودہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے وہ پی ایم ایل ایل کی ہے اور راجہ فاروق حیدر اس کے پرائم منسٹر ہیں. تو اس گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہاں تک آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں ایک پارٹی چیئرپرسن ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیے، اس حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال کا دور گزرا اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم
अमेंडमेंट लाएंगे, और दावा उनका ये था राजा फारूक हैदर साहब का कि हम कश्मीर कौंसिल को ख़त्म करेंगे। तो वो कश्मीर कौंसिल को ख़त्म करना तो दूर की बात रही, उन्होंने उसी कश्मीर कौंसिल के ज़रिए 5 ऐसे जजेस जो है वो मुंतखब कराए जो कि मेरिट से हट के, जो आईनी और कानूनी तरीके को वायलेट करके उन्होंने एक इस कौंसिल के ज़रिए अपनी मर्जी के जजेस को सिफारिश की बुनियाद के ऊपर जो है वो लाया, बरादरियों की बुनियाद के ऊपर लाया। और इसी तरीके से दीगर तमाम, अगर उनकी पहले दिन की हुकूमत देखें तो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त की असम्बली के अंदर 6 ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कि इससे पहले सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो कि किसी ना किसी तरीके से सियासत के साथ वाबस्ता नहीं रहे। तो ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था वो असम्बली का हिस्सा बन गए, और उनके बनने से इस असम्बली की हैयत ही तब्दील हो गई। और फिर इस हुकूमत ने एक और बड़ा जो ब्लंडर किया था वो ये किया था कि उन्होंने अपनी हुकूमत, मेजॉरिटी चूंकि उनके पास थी, और अपोजिशन लीडर को भी इसी हुकूमत का वोट गया, और अपोजिशन लीडर भी इन्होंने अपने ही वोट से मुंतखब किया हुआ है। तो इस हुकूमत के क्या कहने, अलबत्ता हम चूंकि जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें बेशुमार खामियां रही, लेकिन 5 साल का जो टेन्योर है उसको पूरा करके दोबारा से लोगों को ये फैसला करना चाहिए कि क्या इस तरह के लोग इस रियासत को कोई मॉडल स्टेट बना सकते हैं, या यहाँ पे कोई बेहतरी लाने की पोजीशन में हो सकते हैं, जब उनका पहले दिन से ही किया जाने वाला जो हर इकदाम है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है, जमहूरी रवायात के खिलाफ है, सिविल राइट्स के खिलाफ है। तो ये एक सोचने की बात है हमारी पब्लिक को भी, हमारे लोगों को भी, और हमारे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं जो सीरियस सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके लिए भी ये सोचने की बात है। जी अच्छा, मैंने आगाज़ में एक बात की कि असद से आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहैसियत खतून वकील औरतों के हकूक़ के लिए आप जंग लड़ रही हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अरसा गुजर गया है आपको इस वकालत से। तो ज़्यादातर ख़वातीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कहाँ तक आप उनके लिए हेल्प आउट साबित हुई? मैं औरतों और मर्दों सबके हकूक़ के लिए काम कर रही हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि कानूनी तौर पे एक वकील को अपने जो मौकल है, अपना जो क्लाइंट है, उसको पूरे तरीके से मुतमईन करना होता है। और ख़वातीन जो है हमारी, चूँकि उनको फैमिली मैटर्स में ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना रहता है। उसके अलावा उन्हें, चूँकि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो फैमिली के अंदर जो हस्बैंड के वाइफ के लिए जो राइट्स होते हैं, मेंटेनेंस के राइट्स होते हैं, वो प्रॉपरली नहीं, उसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता, प्रॉपरली उसको नहीं दिया जाता। तो इस वजह से बहुत सारे जो फैमिली इश्यूज हैं वो ख़वातीन उनसे नबरदाज़मा हैं। इसके अलावा फिर प्रोफेशनल जगहों के जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको वर्किंग प्लेस के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। तो इस तरह के बेशुमार मामलात ऐसे होते हैं जिनमें ख़वातीन के हकूक़ भी हैं, और हर शहरी के जो राइट्स हैं वो जहाँ भी मुतासर होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए फ़ाइट कर सकें और उनको उनके राइट्स दिलवा सकें। अच्छा नबीला शाह साहब, आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आजकल पाक चाइना कशीदगी भी चल रही है और काफ़ी पीक पे है ये कशीदगी। तो पाक चाइना इसका जी तो इसका पाक चाइना कशीदगी तो नहीं है, पाक चाइना दोस्ती है। ओ सॉरी, मैं भारत कशीदगी की बात कर रहा हूँ। सॉरी आपने क्वेश्चन भी काटी। चाइना, हाँ जी, चाइना भारत कशीदगी चल रही है, इसमें वो पिक पे है, तो इस पे कश्मीर और पाकिस्तान पे क्या असर मतलब होंगे, क्या कहती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान और चाइना की एक देरीना दोस्ती है और बड़ी मजबूत दहाइयों से ताल्लुकात हैं चाइना जब भी मुश्किल में रहा, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, और पाकिस्तान जब मुश्किल में आया तो उन्होंने साथ दिया। तो ये रेसिप्रोकल है। अलबत्ता चूंकि हिंदुस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 है, और इसमें चाइना जो भी स्टेप लेगा हम चाइना के साथ
ہونے چاہیے، پاکستان کو ہونا چاہیے، اور ہم بطور کشمیری بھی ہمارے دشمن نمبر 1 کو کمزور کرنے میں جو بھی اسٹیپ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھائے گا، ہماری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوگی۔ جی بہت شکریہ نمیلہ شاد صاحبہ، بہت خوبصورت باتیں سننے کو ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک، اگلے نئے ایشو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔